तो अभी आपने पीएम नरेंद्र मोदी को सुना, जो 100 करोड़ की उपलब्धि भारत ने हासिल की है उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। बताया कि किस तरह की चुनौतियों का सामना इस टीकाकरण अभियान को लेकर के करना पड़ा है और देश ने किस तरह से तैयारी की। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वीआईपी संस्कृति जो देश में हावी थी उसको दरकिनार किया गया, क्योंकि बीमारी जब किसी से भेदभाव नहीं करती तो फिर ऐसे में टीका भी सबको समान रूप से मिलना था। इसका भी उन्होंने खास तौर से जिक्र किया है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार है, सीधा पहले हम उन्हीं का रुख करते हैं, फिर इस चर्चा को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। विनोद जी, यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कि उम्मीद लगा रहे थे 100 करोड़ का जो हमने आंकड़ा पार किया, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है। आज पूरे कोविड काल में 10वां संबोधन है प्रधानमंत्री का। कई अहम बातें उन्होंने कही है। यहाँ पर मेड इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने कही कि और एक आर्टिकल भी छपा है तमाम अखबारों में, हिंदी और अंग्रेजी में, प्रधानमंत्री का विस्तार से एक पूरा आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं एक विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में लोगों में भय और उसको वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 100 करोड़ का जो आंकड़ा पार किया गया है, लोगों में उम्मीद जगी है, भरोसा जगा है। पूरा आप इस प्रधानमंत्री के संबोधन को किस तरह से देख रहे हैं, और अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा हो तो उसके बारे में भी बात करें। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है वो काफी आशावादी संबोधन है और सकारात्मक बिंदुओं पर उन्होंने जोर दिया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि युद्ध जारी है, अभी मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हथियार नहीं डालने चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया है, क्योंकि आप देखिए इस वक्त जो स्थिति है, लोगों ने एकदम से मास्क उतार दिए हैं, फिर उसी तरह से मिलना जुलना शुरू हो गया है। तो जो एक खतरा युद्ध के दौरान बना रहता है, जरा सी किसी भी लापरवाही का, उसको न बरतना, वो लापरवाही न बरती जाए, इसका संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। दूसरा, उन्होंने त्योहारों को मद्देनजर एक खास बात यह कही है कि देश में जो चीजें बनी उनको ही खरीदा जाए। तो इशारा साफ है, इस समय हमारे बाजार में सबसे ज्यादा जो सामान है वो पड़ोसी देश से आता है। तो उन्होंने बिना नाम लिए एक तरह से संदेश दिया है कि ज्यादातर दिवाली में खरीदारी हम करें, वो अपने जो देश की बनी हुई वस्तुएं हैं उन्हीं की खरीदारी करें। तो ये भी एक संदेश उनका है। तीसरा उनका जो संदेश ये है कि देश बड़े लक्ष्य न सिर्फ तय कर रहा है बल्कि हासिल भी कर रहा है। और ये बात सही है कि 100 करोड़ का टीका जो है लगना, ये अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य था और जिसको हासिल किया है। और उम्मीद है कि दिसंबर तक, यानी इस वर्ष के आखिर तक, संभवतः हो सकता है कि पूरी आबादी जो हमारी करीब 130-135 करोड़ की है, वहां तक उस लक्ष्य को देश प्राप्त कर ले टीकाकरण में। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। तो मुझे लगता है इन 3 बिंदुओं पर प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। और विपक्ष की जहां तक बात है, तो ये सही है कि शुरुआत में वैक्सीन को लेकर के तमाम तरह के भ्रम थे, विपक्ष में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक समुदाय भी इसको लेकर के भ्रमित था। कई तरह की चीजें आती थी मीडिया में, कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ लोग इसको लेकर शंकाएं और सवाल उठा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी शंकाएं दूर हुई और लगभग अब पूरा देश एक मत हो गया कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है और उसकी तरफ लोग बढ़े। और बाद में तो विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया। तो मुझे लगता है ये एक राष्ट्रीय अभियान हो गया। जैसे पोलियो के खिलाफ टीकाकरण एक राष्ट्रीय अभियान था, वैसे ही कोरोना के खिलाफ टीकाकरण भी एक राष्ट्रीय अभियान है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास जो है निश्चित रूप से उनको सराहना की जानी चाहिए। विनोद जी, हमारे साथ डॉक्टर यतिन मेहता भी जुड़े हुए हैं, जो कि चेयरमैन है मेदांता के। डॉक्टर मेहता, आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रहा था कि अभी जो एक उपलब्धि के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है कि 100 करोड़ टीके लग गए, एक बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि जो आबादी हमारी है सिर्फ 30% को ही अभी तक दोनों डोज लगे हैं। अगर पूरी आबादी की बात करें तो केवल 21% को ही दोनों डोज लगे हैं। तो ऐसे में एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है और अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चुनौती है, क्योंकि 10 करोड़ लोग ऐसे जिन्होंने कि पहला डोज लगवा लिया था लेकिन दूसरा डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे। देखिए, ये 2 तरीके हैं किसी चीज को देखने के लिए। ग्लास आपका आधा खाली है, आप चिंता करते रहे कि आधा खाली क्यों है। आप देखिए ग्लास आधा फुल हो गया है और उसको भरना कैसे है। हम बहुत आगे आए हैं। इतनी जब शुरू में भ्रम पैदा किया जा रहा था कि वैक्सीन ठीक नहीं है, हिंदुस्तानी वैक्सीन है, हमें सबको गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी तरह वैक्सीन की हेजिटेंसी और वैक्सीन की सप्लाई चेन को टैकल किया है। इसलिए 1 बिलियन 100 करोड़ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। हाँ, रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अभी तक हमारी जो जर्नी है वो ठीक रही है। इसलिए हिंदुस्तान के साइंटिस्ट
मेडिकल वर्कर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सभी का ये कंबाइंड एफर्ट है। और आप देखिए कि वैक्सीन हेसिटेंसी, जो कहते हैं वैक्सीन नहीं लगाना उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अमेरिका में हिंदुस्तान से ज्यादा है। इसलिए इसका मतलब कि हम आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी अच्छा प्रचार किया है कि वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसलिए सबकी जॉइंटली सक्सेस है और आगे तो अभी रास्ता लंबा है, हम सबको जूझते रहना पड़ेगा। जी विवेक जी, यहाँ विनोद जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का आज का जो ये संबोधन है इसको आप और किस तरीके से भी देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि खासतौर से सेकेंड वेव जब आई थी, दूसरी लहर आई थी, उस दौरान किस तरह का माहौल बना था, कितनी जानें गई थी और बहुत सी लापरवाही और अव्यवस्था भी देखने को मिली थी। और आज शायद उम्मीद की जा रही थी अगर प्रधानमंत्री कोरोना और उसकी उपलब्धि की बात करें तो जिन लोगों ने अपनी परिवारों में जाने बहुत लोगों ने गंवाई है, शायद प्रधानमंत्री अगर उस पर बात करते। बहरहाल आपको लगता है एक जो छवि उस दौरान सरकार की धूमिल हुई थी, खराब हुई थी, उसको भी ठीक करने का एक प्रयास यहाँ पर किया गया और आने वाले वक्त में चुनाव भी एक मद्देनजर रखते हुए ये संबोधन रहा है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं और जाहिर है जब वो एक पॉलिटिशियन है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो उनका उद्देश्य एक देश को संबोधित करने के साथ साथ अपनी सरकार की छवि को भी ठीक करना है, अपनी पार्टी की छवि को भी ठीक करना है। और चूंकि 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो ये मुद्दा कोरोना काल के दौरान, खासकर दूसरी लहर के दौरान जो मिसमैनेजमेंट का जो एक मुद्दा विपक्ष के पास है अभी भी और जिसको विपक्ष उठाएगा, एक तरह से उसका जवाब भी तैयार कर दिया है प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और उन राज्यों के कार्यकर्ताओं के लिए विशेषकर जहां चुनाव होने हैं कि भाई आप जब विपक्ष ये कहे कि कोरोना काल में इतने लोग मरे, ये अव्यवस्था थी, ऑक्सीजन का संकट था, तो आप उनको बताइए कि हमने 100 करोड़ लोगों से ज्यादा टीकाकरण करवा दिया, हमने किस तरह से इसको कंट्रोल किया। तो यानी जब विपक्ष आरोप लगाए तो उसका जवाब देने के लिए टॉकिंग पॉइंट्स जो कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के भाषण से, वो टॉकिंग पॉइंट्स भी कार्यकर्ताओं को मिले हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री ने एक तरफ देश की जनता को संबोधित किया है, दूसरी लहर जिस तरह आई और जो पहली लहर के बाद जो लापरवाही हुई थी वो लापरवाही फिर ना हो और कोई तीसरी लहर नए वेरिएंट के साथ ना आ जाए, तो एक तरफ ये उन्होंने चेतावनी दी है कि लोग सावधानी न छोड़ें, तो दूसरी तरफ उनके भाषण में जो राजनीतिक पुट है वो ये भी है कि सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है, वो लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ रही है और जीत रही है। तो कुल मिलाकर के उनके भाषण के दोनों पहलू हैं, एक राजनीतिक पहलू भी है, एक उसका जो है संदेश का पहलू भी है। ये बात सही है, अगर इसमें प्रधानमंत्री थोड़ा सा जो लोग मारे गए मृतक कोरोना काल में जिनकी मौत हुई है उनके प्रति एक संवेदना भी प्रकट कर देते तो और बेहतर होता, मुझे लगता है। डॉक्टर मेहता, एक दूसरा जो बड़ा प्रश्न सबके सामने आ रहा है वो है बच्चों की वैक्सीन को लेकर। अभी एक स्टेप उन्होंने पार कर ली है, दूसरी स्टेप का इंतजार है कि जब एक्सपर्ट कमेटी उसको मंजूरी देगी, लेकिन इस बीच कुछ विशेषज्ञ आगाह भी कर रहे हैं कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बच्चों का मामला है इसलिए बिल्कुल सोच समझ करके फैसला करना चाहिए। देखिए, हमें ये चीजें साइंटिस्ट और डॉक्टर्स पे छोड़ देनी चाहिए। कोई भी साइंटिस्ट या डॉक्टर जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होंगे और जब सेफ्टी बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं होगी तब तक उसको रिलीज नहीं करने देंगे। इसलिए भरोसा रखिए आप अपने डॉक्टरों में और अपने साइंटिस्ट में, वो नहीं करेंगे बच्चों में रिलीज। इसलिए सेफ्टी सबसे पहला इश्यू होता है वैक्सीन में, एफिकेसी दूसरा होता है कितना इफेक्टिव है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। और डॉक्टर मेहता, दूसरा सवाल, एक सवाल कोवैक्सीन को लेकर भी है। करीब 11 करोड़ लोगों ने कोवैक्सीन लगाई, आप जानते हैं, लेकिन अभी तक WHO ने इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं दिया है। तो ऐसे में जो ये लोग हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इनके बारे में क्या फैसला होगा, क्या ये मान्यता मिलना जरूरी है WHO की, या इसके बिना भी हम इसको आगे जारी रख सकते हैं? नहीं, WHO की मान्यता का जरूरी मतलब ये नहीं है कि उसके साइंटिफिक वो प्रूव हो चुका है, वो तो प्रूव हो चुका है। आपका DCGI और ICMR उसको रिलीज नहीं करता। इसलिए कोवैक्सीन मैं क्लियरली बता रहा हूं काफी इफेक्टिव वैक्सीन है। WHO के फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो चल रही हैं अभी, पेपर वर्क वगैरह जो होता है, सबमिशन होता है, हो जाएगा मेरे हिसाब से, वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो ट्रैवल करते हैं इंडिया के बाहर, तब वो सर्टिफिकेट वैक्सीन का मतलब लगता है। इंडिया में जो अभी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी डॉक्टर यतिन, यहाँ मैं आपसे एक सवाल भी और एक पहलू समझना चाह रही थी कि जो अभी तक वैक्सीन लगी है 100 करोड़ हम बता रहे हैं, उसमें से 70
जो है फीसद वो है जिसको कि एक डोज लगी है, 30% वो है जिन्हें डबल डोज एडल्ट्स को लगी है। क्या वजह है? हेजिटेंसी हम शुरुआत में देख रहे थे, गांव में दूर दराज में जागरूकता बढ़ी, लोगों ने वैक्सीन लगाई, लेकिन जो डबल डोज का आंकड़ा है उसकी कमी की वजह क्या लग रही है? क्या लोग लापरवाह हो गए हैं या लोगों को लग रहा है एक लगाने के बाद अब हम सुरक्षित हो गए? इसको कैसे आगे प्रमोट किया जाए? जया जी, ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन हेजिटेंसी पहले शॉट के लिए होती है, दूसरे शॉट में वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है। दूसरे शॉट के डिले शायद इसलिए हुआ है क्योंकि वैक्सीन सप्लाई अपना इतना था नहीं, इसलिए सरकार ने उसको 2-3 महीने तक डिले करने की बात की थी। इसलिए अब सारे वैक्सीन सेंटर्स भी बहुत सारे खुल गए हैं और वैक्सीन तो सरकार उसमें तो मुफ्त में ही लग रहे हैं। मेरे ख्याल से साल के अंत तक काफी लोगों को सेकेंड डोज भी लग जाएगा। विनोद जी, एक राजनीतिक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। आपने विस्तार से ये जरूर कहा है कि यूपी चुनाव आ रहे हैं और खासतौर से वहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो कुप्रबंधन था दूसरी लहर के दौरान उसको एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी ये जानती है कि उसकी कमजोर नब्ज अगर यूपी में एक है तो बड़ी कमजोर नब्ज ये भी है कि दूसरी लहर के कहर के दौरान वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, इलाज नहीं मिल पाया, अस्पताल में उनको जगह नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तमाम तरह की कमियां रही हैं। और यहां तक कि जो पीएम मोदी की खुद की लोकप्रियता है उस पर भी इसका असर देखने में आया था। एक मैगजीन का जो सर्वे हुआ इंडिया टुडे का, उसमें साफ तौर पर दिखा कि पीएम की लोकप्रियता कम हुई। तो आपको लगता है कि ये जो अब एक तरह का सकारात्मक माहौल इस 100 करोड़ की डोज के आसपास बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। सभी कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को कहा गया है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, वहां स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें, लोगों को घर से लेकर के वैक्सीन तक लगवाने के लिए सेंटर तक लेकर के जाएं। तो ये पूरी एक कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से यूपी और बाकी जो राज्यों के चुनाव है उनको देखते हुए। नहीं, निश्चित रूप से अखिलेश जी, ये एक राजनीतिक प्रयास भी है। और चूंकि देखिए इस सरकार को सबसे ज्यादा अगर परेशानी होगी और घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा तो 2 मुद्दों पर करेगा। एक कोरोना कुप्रबंधन जिसमें तमाम मौतें हुई, खासकर गंगा में तैरती हुई लाशें और दफनाए जाने वाले लोगों की जो तस्वीरें थी जो दुनिया भर में चर्चित हुई, वो एक मुद्दा वो है। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हम सबने देखा है, हम सबने रिपोर्ट भी किया है। और दूसरा जो महंगाई का मुद्दा है वो एक अलग सवाल है, जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस और चीजें महंगी हो रही हैं। तो एक पहला मुद्दा जो कोरोना का है उसको तो प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस करते हुए एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है कि भाई कुप्रबंधन हुआ होगा, गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमने उसको निपटने के लिए ये एक बड़ा प्रयास किया और हम 100 करोड़ के टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंच गए। और जब तक चुनाव आएंगे, देखिए जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं, तब तक हो सकता है ये लक्ष्य और बढ़ जाए, बढ़ ही जाएगा, हो क्या सकता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर मेहता, कि जो डबल डोज है वो भी, उसकी भी संख्या बढ़ जाएगी। आज जो 30% हो सकता है तब तक वो 50% हो जाए। तो कुल मिलाकर के वो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र के साथ साथ चुनाव अभियान का हिस्सा बनाएगी और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में भी उसकी उपलब्धि का जिक्र करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिक्र करेंगे और मुफ्त टीकाकरण को भी एक मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। तो कहा जाता है कि अगर कोई लाइन आपके खिलाफ है तो उससे बड़ी लकीर अगर आप खींच देंगे तो वो लाइन छोटी हो जाएगी। तो विपक्ष के आरोपों की जो लकीर है, प्रधानमंत्री ने आज उसके बरक्स एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है ताकि वो लकीर छोटी हो जाए। अब देखिए ये कितना सफल होता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर विनोद जी, आप और डॉक्टर यतिन, आप हमारे साथ बने रहे। प्रधानमंत्री ने 20 मिनट का जो संबोधन दिया है उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। तो पीएम 100 करोड़ जो डोज लगे हैं कल, उसका एक तरह से श्रेय सारे देशवासियों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वीआईपी संस्कृति को नहीं चलने दिया गया, सबको समान रूप से वितरित किया गया है वैक्सीन का डोज। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला के। विनोद जी, एक बात जो समझना जरूरी है वो ये है कि जब दूसरी लहर का कहर था, प्रकोप था, जब लोग परेशान थे, देख रहे थे कि अपने उनके लोग, उनको वो ऑक्सीजन नहीं दिलवा पा रहे हैं, बिस्तर नहीं दिलवा पा रहे हैं, अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं दिलवा पा रहे, तब पीएम मोदी चुप थे, तब उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई थी, तब उनकी चुप्पी पर सवाल भी उठाए गए थे। और तब उसके बाद अब जाकर के जब बोल रहे हैं कि जब 100 करोड़ के डोज हो गए, तो ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या उस वक्त जो नकारात्मक माहौल बना था उसको सकारात्मक माहौल में बदलने की कोशिश है। जिस तरह से पीएम ने एक के बाद एक उपलब्धियां गिनाई हैं, सिर्फ वो 100 करोड़ टीकों तक ही नहीं रुके, उन्होंने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, उन्होंने और भी उन तमाम बातों का जिक्र किया जो पिछले 6-8 महीनों में हुई है। तो ऐसे में सरकार की छवि को जो धक्का लगा, क्या ये उसको भी ठीक करने की कोशिश है? देखिए अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी जो है कब बोले कब ना बोले तो उनको तय करना है।
लेकिन हम लोग, हमारे हिसाब से उन्होंने जो तय किया कि हम तब बोलेंगे जब हमारे हाथ में कुछ बोलने के लिए होगा। जाहिर है, जिस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, देश जूझ रहा था, जिस वक्त जो है दवाइयां नहीं मिल रही थी, लोग बेमौत मारे जा रहे थे, अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई थी, उस वक्त अगर प्रधानमंत्री जी संबोधन करने आते तो शायद उनके पास दुख व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं होता, और ज्यादा से ज्यादा वो भरोसा देते कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस वक्त शायद उनका ध्यान इस पर रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाए कि सरकार किस तरह से इस परेशानियों से लोगों को निकाले, ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे हो, अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी हो, और इसलिए सारा फोकस उस समय था। आज वो इसलिए बोलने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन उन्होंने किया है कि उनके पास लोगों से बात करने के लिए कुछ है। 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण है, अर्थव्यवस्था में जो गति लौट रही है उसको बताने का उनके पास जो है, इसके अलावा त्योहार के मौके पर शुभकामनाएं देने का एक संदेश। लेकिन विनोद जी सवाल ये उठता कि जब दूसरी लहर आने वाली थी, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, इसके लिए कोई तैयारियां नहीं थी, उस समय हमने देखा था कि सरकार ने अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया था। जो तब के स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया था कि भारत ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है, और भी मंत्रियों के इस तरह के बयान आने लगे थे। उसके बाद अचानक से दूसरी लहर आई, तो क्या अब एक बार फिर से हम अपनी पीठ थपथपा करके वैसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? हालांकि अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका अभी कम है, कहा जा रहा है कि अगर आएगी भी तो अगले साल आएगी, लेकिन क्या एक बार फिर से हम उसी रास्ते पर नहीं जा रहे? नहीं, देखिए, बात आपकी सही है और आपका बिल्कुल वाजिब है कि दूसरी लहर जब आई है तो हम लोग, पूरा देश और सरकार और व्यवस्था सब लापरवाह हो गए थे। सरकार भी लापरवाह हो गई थी, जनता भी लापरवाह हो गई थी। आप उस समय लोगों ने भी सारी सीमाएं तोड़ दी थी और सारे जो सुरक्षा कवच थे वो हटा दिए थे, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ा। मुझे लगता है वो स्थिति इसलिए फिर बन रही है कि फिर चुनाव आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या उसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव थे और तमिलनाडु और जो चुनाव हुए थे उनकी वजह से भी वो लहर काफी, कुंभ का मामला था। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया है कि जो सुरक्षा कवच है उसको ना हटाएं। मुझे लगता है जो लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों को इसकी ज्यादा जरूरत है सतर्कता की, क्योंकि फिर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की रैलियां शुरू हो रही हैं, चुनाव के अभियान शुरू हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी चुनाव अभियान पर निकलेंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की भी है, सरकार के मंत्रियों की है और सभी राजनीतिक दलों की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन अपने चुनाव कार्यक्रमों में करवाएं। वरना तीसरी लहर अगर आई और उससे समस्या ये होगी कि जो टीकाकरण हमारा हुआ है, जो सफलता है, अगर किसी नए वेरिएंट ने उसके कवच को तोड़ दिया तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी देश के सामने। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा है उसका पालन सबसे पहले सरकार, राजनीतिक दल और उन तमाम लोगों को करने की जरूरत है जो महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए हैं। उसके बाद ही आम जनता जो है उनके रास्ते पर चलेगी। जी विनोद जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये तो खुद वो तय करते हैं उन्हें किस मुद्दे पर बात करनी है, और आज उनके पास कहने के लिए कुछ था। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ, वैक्सीन की बात करने को थी, इसलिए उन्होंने संबोधन किया। और पूरे कोरोना काल की अगर हम बात करें तो आज उनका 10वां संबोधन था। बहुत से लोग, हम जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अर्थव्यवस्था किस तरह से डगमगाई वो हमने देखा, किसानों का मुद्दा किस तरह से छाया रहा और लोगों की जान, किसानों की जान गई। प्रधानमंत्री ने उस पर कभी संबोधन नहीं किया। आज के संबोधन में प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म्स की बात की और उनको टच करते हुए निकले। वो अर्थव्यवस्था की बात कह गए, स्टार्टअप की बात कह गए, टूरिज्म की बात कह गए, कृषि की बात की उन्होंने, लेकिन जो मुद्दा जनता सुनना चाहती है उससे वो बचते हुए आज भी नजर आए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने उन सारे मुद्दों को छोड़ दिया जो इस समय ज्वलंत है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई है, जिसके कारण और भी महंगाई बढ़ रही है, खाद्य तेल की महंगाई है, सब्जियों की महंगाई है, तो ये बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है। निश्चित रूप से अभी किसान आंदोलन जिस तरह चल रहा है, लखीमपुर की जो घटना हुई, ये अभी उनके गृह राज्य मंत्री को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये मुद्दे तो हैं निश्चित रूप से। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दे विपक्ष के लिए छोड़ दिए कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाता रहे। प्रधानमंत्री जी को जो बोलना है वो अपने एक सकारात्मक बात करेंगे, सकारात्मक भाषण देंगे और वो आगे चलेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री जी जो है वो अपने बात, अपने संदेश में उन्हीं मुद्दों को उठाना चाहते हैं जिसको वो राजनीतिक विमर्श में लाना चाहते हैं, जिसको वो सार्वजनिक विमर्श में लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो असफलताएं हैं, जो विफलताएं हैं, वो राजनीतिक विमर्श बने, वो नैरेटिव बने। वो विपक्ष के नैरेटिव के ऊपर एक सफलता का नैरेटिव जो है वो चलाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ वही मुद्दे उठाए जो उनकी सरकार की कामयाबी से जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल आपने सही बात की ओर इशारा किया है विनोद जी, क्योंकि कल भी जिस तरह से ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, उसको भी बीजेपी के नेताओं ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एक तरह से पीठ थपथपाई सरकार की, उसको लेकर कांग्रेस के भीतर ही शशि थरूर से इतर एक आवाज आई, उसको भी बीजेपी ने रेखांकित करने का प्रयास किया था। इसके अलावा ये भी हमने देखा है कि किस तरह से पिछले जनवरी से जब से कि ये वैक्सीनेशन का अभियान हमारा शुरू हुआ और विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं टीकाकरण के पूरे अभियान को लेकर के, उसको भी बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाती आई है। विनोद जी, आपने देखा होगा किस तरह से विपक्ष ये कहता रहा कि जो वैक्सीन है, पहले उन्होंने कहा कि आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, फिर राज्यों ने अपनी ओर से पहले ये कहा कि उन्हें अधिकार होना चाहिए, फिर ये कहा कि केंद्र सरकार अपनी ओर से ये पूरा अभियान चलाए। उसके बाद वैक्सीन के दाम को लेकर के भी सवाल उठाए गए। वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी, उसको बढ़ाने में भी विपक्षी पार्टियों ने एक तरह से बड़ी भूमिका निभाई। नहीं, वैक्सीन की राजनीति इस देश में हुई और वैक्सीन पॉलिटिक्स जो हुई वो दोनों तरफ से हुई, विपक्ष की तरफ से भी हुई, सरकार की तरफ से भी हुई। आप देखिए, जो तमाम सरकार, राज्य सरकारें थी, उनको सामने वैक्सीन न मिलने का संकट था, तो वो एक अलग, उसमें पूरी राजनीति दोनों तरफ से हुई और श्रेय लेने की राजनीति भी थी। जहां केंद्र सरकार उसका श्रेय ले रही थी टीकाकरण का, वहीं राज्य सरकारें अपना श्रेय लेना चाहती थी। यहां तक कि जो वैक्सीनेशन के जो प्रमाण पत्र है, उस पर प्रधानमंत्री जी का जो चित्र छपता है, उसको लेकर के भी सवाल उठे कि भाई चित्र क्यों छपे, और तमाम तरह की बातें हुई। तो वैक्सीन पॉलिटिक्स तो हुई और लोकतंत्र में देखिए अखिलेश जी, इन सारे मुद्दों पर राजनीति होती है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, पोलियो का टीकाकरण इस देश में हुआ, विश्व में उसका एक बड़ा रहा, लेकिन उस पर कोई राजनीति नहीं हुई, क्योंकि उस पर ना सरकार ने राजनीति की ना विपक्ष ने राजनीति की। सरकार ने भी उसका श्रेय नहीं लिया, विपक्ष ने भी नहीं किया। सवाल यह है, जब किसी बात पर सरकार कोई श्रेय लेगी तो विपक्ष जो है उस पर जरूर कूदेगा। तो ये कुल मिलाकर के राजनीति दोनों तरफ से हुई। और अब जो है, आज जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है, मुझे लगता है टीकाकरण को लेकर के अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। शायद आज प्रधानमंत्री जी ने उस तरफ इशारा भी किया है। और अगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कम से कम टीकाकरण जो एक राष्ट्रीय अभियान है उस पर राजनीति न करने पर सहमत हो जाए, तो वो देश हित में भी होगा और जनता के हित में भी होगा। बिल्कुल, देश हित में होगा, जनता के हित में होगा, उसको लेकर राजनीति ना की जाए। लेकिन जो कमियां रहती हैं, जिसके दौरान कई लोगों की जान गई, उस मुद्दों को भी संबोधित किया जाना चाहिए, उसकी प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।